हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। अपन एमएससी फाइनल का माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर है उसको शुरू कर चुके हैं और इसमें अपन ने ट्रांसमिशन लाइन तक डिस्कस कर लिया है। अब आज अपन इसका आगे पढ़ेंगे वेव गाइड। वेव गाइड क्या होती है वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेव गाइड एक प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन ही है, लेकिन ये सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करती है। तो वेव गाइड क्या होती है? एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। तो वेव गाइड क्या हो जाएगी? इट इज ए होलो मेटेलिक ट्यूब, that is used to guide electromagnetic wave at microwave region। तो वेव गाइड है वो माइक्रोवेव रीजन में काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गाइड करने का काम। गाइड करने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे वेव गाइड का जैसा वर्ड है वैसी उसकी डेफिनेशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करती है। एक तो हो गया ट्रांसमिशन, एक वर्ड है ट्रांसमिशन और एक वर्ड मैंने यूज में लिया है गाइड। दोनों में डिफरेंस समझना। ट्रांसमिशन क्या होता है? अगर आपके पास बाउंड्री डिफाइन नहीं हो, जैसे आपकी वेव ऐसे ट्रांसमिट कर रही है तो इसकी कोई बाउंड्री अगर डिफाइन नहीं हो तो भी ट्रांसमिशन हो रहा है। और अगर आपके पास किसी ऐसे सिस्टम में आपकी वेव है वो ट्रांसमिट कर रही है जिसकी बाउंड्री आपके पास ऑलरेडी डिफाइन है। अगर बाउंड्री डिफाइन होती है तो वो आपकी वेव को एक डेफिनेट डायरेक्शन में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसकी बाउंड्री है, जैसे ट्रांसमिशन लाइन की बाउंड्री डिफाइन थी तो ये एक प्रकार वैसे ट्रांसमिशन लाइन ही है और माइक्रोवेव रीजन पे काम करती है। तो इसकी बाउंड्री सर्टेन बाउंड्री डिफाइन होती है। ये बाउंड्री लेस नहीं होता आपके पास वेव गाइड। तो वेव गाइड की बाउंड्री डिफाइन होती है। आपको पता है बाउंड्री कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट कंडक्टर। जो इसका बाहर का जो है वो देखो मैंने मेटेलिक ट्यूब लिखा है, अंदर होलो है। होलो मेटेलिक ट्यूब के अंदर से खोखला है, अंदर क्या होना चाहिए? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। वो भी कैसा? परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक। और परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक की बजाय आप इसको बोल सकते हो लॉसलेस डाई इलेक्ट्रिक। परफेक्ट डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है लॉसलेस, जिसकी वजह से पावर लॉस क्या हो तो जीरो हो आपके पास। अभी ये तो हो गई वेव गाइड की डेफिनेशन। अभी देखिए वेव गाइड है वो कहां पे यूज होती है? माइक्रोवेव रीजन पे, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे। और माइक्रोवेव की मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने डिस्कस किया था कि माइक्रोवेव में पावर लॉस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो क्या हो गया? वेव गाइड्स आर ऑपरेटेड इन माइक्रोवेव रीजन that's why power loss and dielectric loss be negligible। मतलब होते तो है लेकिन बहुत कम होते हैं, उनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अपन बात करें तो वो जीरो नहीं होते, लेकिन जीरो माना जा सकता है अगर अपन उनको थ्योरेटिकली डिस्कस करें। तो ये तो हो गई वेव गाइड की डेफिनेशन। अभी देखिए वेव गाइड से रिलेटेड अपन कुछ एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द चैप्टर, दिस टर्म इज मोर इंपॉर्टेंट, कट ऑफ वेवलेंथ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, माइक्रोवेव, मैंने कह दिया ना वेव गाइड है वो माइक्रोवेव रीजन में काम करती है। तो माइक्रोवेव में मैंने आपको एक चीज बताई थी, माइक्रोवेव का रीजन क्या होता है? 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। मतलब माइक्रोवेव का मतलब हो गया हायर फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव का मतलब क्या हो गया आपके पास? सॉरी, हायर फ्रीक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ।
तो देखना वेव गाइड क्या, आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, ये वेवलेंथ की एक सर्टेन वैल्यू होगी। लोअर वेवलेंथ का मतलब जिससे नीचे तो आपका जो वेव है वो प्रोपेगेट करेगा। तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा सी से इसको डिनोट किया जाता है। द वेवलेंथ below which there is propagation of wave and above which there be attenuation is called cutoff wavelength, is called cutoff wavelength। cutoff wavelength की एक सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू होती है अलग अलग वेवगाइड के लिए, जिसके नीचे तो वेव प्रोपेगेट करेगी, उस लेमडा की वैल्यू के नीचे तो वेव प्रोपेगेट करेगी, और अगर वैल्यू को आप इंक्रीज कर दोगे तो उसके ऊपर वेव क्या करेगी, सिर्फ अटेन्यूएशन होगा, पावर लॉस होगा, वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। और उसका मैं रीजन भी आपको बताने वाला हूं, कैसे नहीं करेगी वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए लेमडा सी की पहले तो मैं आपको वैल्यू निकाल के बताता हूं क्या होता है लेमडा सी का वैल्यू। सबसे पहले अपन लेमडा सी कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है वेव की अगर फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी की मैं बात करूं तो देखिए वेव वेलोसिटी क्या होती है, v को मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा इंटू एफ लिख सकता हूं, अगर एफ यहां पे फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं बात करूं किसकी, लेमडा की, तो लेमडा क्या हो जाएगा, v ओवर एफ। अगर मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे भी c लगा दो और यहां पे भी c लगा दो, तो कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी आपके पास, v ओवर एफ। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आपकी वेवगाइड के अंदर डाइलेक्ट्रिक होता है मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम v क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए 1 ओवर रूट म्यू एप्सिलॉन होता है आपके पास v की वैल्यू, तो लेमडा c क्या हो जाएगा, 1 ओवर एफ सी इंटू रूट म्यू एप्सिलॉन। कट ऑफ वेवलेंथ का ये वैल्यू होता है, वेयर एफ सी क्या है, वेयर एफ सी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक नया वर्ड आ गया यहां पे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ वेवलेंथ एक सर्टेन वैल्यू होती है जिसके नीचे तो माइक्रोवेव का प्रोपेगेशन होता है और जिसके ऊपर माइक्रोवेव प्रोपेगेट नहीं होती है थ्रू द वेवगाइड। ओके, और इसकी सर्टेन वैल्यू ये होती है। अब यहां पे कट ऑफ वेवलेंथ आ गया, अब अपन बात करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। तो आपको जो मेरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, उसमें आपको साफ साफ चीज ये दिख रही है कि एफ सी है वो लेमडा सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बात करें अपन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ क्या था, लेमडा की वो वैल्यू जिसके नीचे तो क्या होता है, प्रोपेगेशन, मतलब इसके नीचे तो प्रोपेगेशन होता है, लेमडा सी के नीचे प्रोपेगेशन होता है और इसके ऊपर क्या होता है, अटेन्यूएशन। अब आपको पता है अगर लेमडा आपके पास कम होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसकी डेफिनेशन इसकी उल्टी हो जाएगी, देखना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी, द सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव विच, उसके तो नीचे प्रोपेगेशन होता है, इसके ऊपर अबव विच देयर बी प्रोपेगेशन ऑफ वेव, there be propagation of wave and below which there be attenuation, जिसके नीचे सिर्फ आपको अटेन्यूएशन मिलेगा। अभी मैं प्रूव भी करके बताऊंगा, ये कंडीशन आप ध्यान रखें कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एफ की एक सर्टेन वैल्यू है, एफ सी एक सर्टेन वैल्यू मान ली, अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वर्ड समझना, अगर आपकी वेव की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है एफ,
अगर इस एफ सी जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है इससे ज्यादा होगी तो प्रोपेगेट करेगी वेव, और अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ सी से कम होगी तो वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। तो एफ सी यहां पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है इतनी बात? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करती है वो आपके सामने मैंने निकाल के बता दिया है। अभी आगे अपन बात करेंगे, वेवगाइड को पढ़ रहे हैं तो एक होती है गाइड वेवलेंथ। तो देखिए गाइड वेवलेंथ की बात अगर अपन करें तो वेवलेंथ का मतलब तो समझते हो। देखा, ये अगर मैंने मान लिया ये आपके पास कोई वेवगाइड है, ये आपके पास कोई वेवगाइड है, आपकी वेव यहां से ट्रेवल करना शुरू होती है, ये वेव आपकी ट्रेवल कर रही है इसके थ्रू आउट, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रेवल कर रही है। अपन डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेशन किसकी, अगला जो आपका टर्मिनोलॉजी है, अगला टर्म है गाइड वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ हो गया, अब अपन गाइड वेवलेंथ, वेवगाइड की जो वेवलेंथ है लैम्डा जी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। आपकी वेवलेंथ की गाइड, आपकी गाइड की वेवलेंथ क्या होती है, यहां से जब ये शुरू हुआ तो यहां से लेके जब ये यहां पहुंचा तो आपको पता है इसका एक साइकिल पूरा हो गया, तो यहां से लेके यहां तक इसने एक साइकिल जब पूरा किया तो ये इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये आपकी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इन फेज शिफ्ट 2 पाई। आपको पता है यहां से यहां चलेगा तो टोटल फेज शिफ्ट यहां तक कितना हो जाएगा 2 पाई, मतलब आपको पता है 2 पाई एंगल में एक साइकिल कंप्लीट होता है नहीं होता है, एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 2 पाई लगता है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में वेव के द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मेकिंग द फेज शिफ्ट ऑफ 2 पाई इज कॉल्ड गाइड वेवलेंथ। वेव तो क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव in the direction of propagation in phase shift 2 पाई का मतलब यहां पे एक साइकिल पूरा करना, इज कॉल्ड गाइड वेवलेंथ, इज कॉल्ड गाइड वेवलेंथ। इसकी जो वैल्यू होती है इसको डिनोट किया जाता है लेमडा जी से, इसकी वैल्यू होती है लेमडा ओवर √1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला, अभी अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वेवगाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में चलेंगे अपन तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कहां से आई है। इसकी वैल्यू क्या होती है, लेमडा ओवर √1 माइनस लेमडा ओवर लेमडा सी का होल स्क्वायर। अभी मैं ये बता देता हूं लेमडा जी क्या है, यहां पे वेर लेमडा जी है गाइड वेवलेंथ, उसके बाद लेमडा है फ्री स्पेस वेवलेंथ। अगर आपकी वेवगाइड में फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस वेवलेंथ, फ्री स्पेस का मतलब समझते हो, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी 0। फ्री स्पेस वेवलेंथ का मतलब वेवगाइड के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो तो चार्ज डेंसिटी क्या हो, 0। और लेमडा सी यहां पे है कट ऑफ वेवलेंथ जो अभी अभी अपन ने डिस्कस की थी। ये फॉर्मूला कहां से आया ये अपन कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसकी आगे की टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, कंप्लीट टर्मिनोलॉजी अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट द चैप्टर आपको हेल्प करेगी, क्योंकि बार बार जैसे ये वर्ड आएंगे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी सबसे पहले समझना जरूरी है। अभी देखिए वेवगाइड की बात मैंने कर ली। वेवगाइड जनरली अपन यहाँ पे 2 टाइप की डिस्कस करेंगे, एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड और एक सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वेवगाइड। तो अपन उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले, पहले उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं।
वेवगाइड जो के थ्रू जो माइक्रोवेव प्रोपेगेट होती है, वेवगाइड माइक्रोवेव को गाइड करने के लिए काम में लेते हैं अपन, तो उसको प्रोपेगेट करने का, ऑपरेट करने के मोड होते हैं कुछ। पहला होता है टीई मोड, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। दूसरा होता है टीएम मोड, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। नेक्स्ट होता है टीईएम मोड, ये होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। ठीक है, ये इसके 3 टाइप होते हैं। एक सीधी बात आप ये ध्यान रखें, वेवगाइड में टीईएम मोड में वेव प्रोपेगेट नहीं होती है। थ्रू द वेवगाइड टीईएम मोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसका रीजन मैं फर्दर आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की, टीई मोड की मैं बात कर रहा हूं आपको। टीई मोड क्या होता है? देखिए, टीई मोड का मतलब है ये मोड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को फॉलो करेगा। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को एच वेव भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव को क्या बोला जाता है? एच वेव। ये होता क्या है वो मैं बता देता हूं। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का मतलब है इस मोड के अंदर जो वेव प्रोपेगेट करेगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का मतलब है, ट्रांसवर्स का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होना। इस मोड में आपकी वेव अगर प्रोपेगेट कर रही है तो ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने ये मान लिया अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन है तो आपके पास जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 होगा, मतलब ई जेड क्या होगा? 0। इसके बाकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जेड के परपेंडिकुलर कौन कौन सी होती है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे। मतलब जेड डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। टीई मोड का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ध्यान रखें, टीई वेव को फॉलो करता है, टीई वेव को एच वेव भी बोला जाता है। द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या प्रॉपर्टी है देखिए उसकी? कैरेक्टराइज्ड बाय Ez equal to 0 if wave is propagating along z direction। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? z डायरेक्शन है। तो z डायरेक्शन में उस टाइम आपका टी मोड का मतलब है Ez तो 0 होगा, मतलब z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। while मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट Hz exists, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में सिर्फ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड हुआ तो E का कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, H का करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। सिमिलर वे में अगर आप TM मोड की बात करें तो यहीं से क्या डिफाइन हो जाएगा? ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय Ez की जगह इसमें क्या हो जाएगा? Hz 0 हो जाएगा। प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में TM मोड में मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, बाकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। साथ में ही
टीएम मोड में EZ क्या होगा, नॉन जीरो, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो टीई मोड में तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में E की वैल्यू जीरो हो जाती है, बाकी दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं, H के सभी कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। टीएम मोड में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में H जीरो हो जाता है, H के दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और E के सभी कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेंगे। ये आपके पास टीई और टीएम मोड हो गया। सिमिलर वे में अगर बात करें अपन टीईएम मोड, टीईएम मोड जो होता है वो आपके पास होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, मतलब प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट भी जीरो होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट भी जीरो होगा। तो टीईएम मोड में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे। इतनी बात समझ गए। तो ये तो तीन मोड हो गए आपके पास जिसमें ये वेव प्रोपेगेट होती है। ये एक बात ध्यान रखना, वेवगाइड में थ्रू द टीईएम मोड वेव प्रोपेगेट नहीं होती है। उसका रीजन मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा विद डेरिवेशन। डेरिवेशन से अपन उसको प्रूव करके देखेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, ये हो गए मोड। इसके बाद एक अलग टर्मिनोलॉजी आती है, डोमिनेंट मोड। तो नेक्स्ट जो टर्म है अपना वो है डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड देखिए क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है इफेक्टिव कौन सा रहेगा। बहुत सारे मोड पढ़ेंगे अपन, जैसे टीई मोड पढ़ेंगे ना, आगे आपके पास आएंगे। टीई में भी कई मोड आएंगे। टीई में एम और एन पैरामीटर होते हैं, उनकी वैल्यू चेंज होने पे मोड चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कोई मोड होगा TE10, TE11, TE12, TE21, तो इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि डोमिनेंट कौन सा है, सबसे इफेक्टिव मोड कौन सा होगा, वो आपको बताना पड़ेगा। ऐसे टीएम में चलेगा तो डोमिनेंट मोड क्या होगा आपको, द मोड विच हैज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए डोमिनेंट मोड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मोड विच हैज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफसी की वैल्यू सबसे कम होगी। जैसे आपको चार मोड दे दिए, चारों मोड में से आपको यह बताना है कि डोमिनेंट कौन सा है, तो उनके लिए आप एफसी निकाल के देख लो, वो जिसकी मिनिमम है वो डोमिनेंट मोड होगा, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर वेवलेंथ के टर्म में इसको डिस्कस करो, मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ, मैक्सिमम कट ऑफ वेवलेंथ। तो जिस मोड की वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ तो मैक्सिमम हो, या फिर बोल सकते हो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम या लोएस्ट हो। तो अगर लेमडा सी और इससे चेक करोगे तो वो कौन सा होगा, इज कॉल्ड डोमिनेंट मोड। अभी अपन डोमिनेंट मोड में जो डिस्कस करेंगे वो होगा डोमिनेंट टीई मोड और डोमिनेंट टीएम मोड। तो देखिए नेक्स्ट है डोमिनेंट टीई मोड। डोमिनेंट टीई मोड कौन सा है, यहां पे जो मोड लिया है उसकी जगह सिर्फ टीई मोड ले लो। अगर आप यहां पे लिख दोगे द टीई मोड विच हैज द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट टीई मोड। अगर आप डोमिनेंट टीएम की बात करो तो आप मोड भी अपना टीएम ले लो। तो टीएम मोड में जिस मोड की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी वो क्या होगा, डोमिनेंट मोड। ये मत समझना कि आपको डोमिनेंट मोड ऐसे पूछेगा टीई और टीएम में डोमिनेंट कौन सा होता है, नहीं, आपको टीई के बहुत सारे मोड दे देगा, 3-4 मोड है, उनमें से आपको बताना है डोमिनेंट कौन सा। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको निकाल के। टीएम के 4 मोड दे दिया आपको, तो उसमें डोमिनेंट मोड बताना। जैसे आपको वेवगाइड, 2 वेवगाइड पढ़ते हो आप, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जैसे आप रेक्टेंगुलर वेवगाइड को पढ़ रहे हो, मैं बताऊंगा क्या होती है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीई मोड जो होते हैं, जैसे टीई के जनरली जो मोड है 10, TE11, TE12, TE21, जनरली ये मोड होते हैं। क्यों, रीजन क्या है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करें। आपको इनमें से पूछ लिया डोमिनेंट कौन सा है, तब आपको बताना है, ठीक है, मैं निकाल के बताऊंगा। तो क्या चेक करेंगे आप, लेमडा सी जिसके लिए मैक्सिमम है वो डोमिनेंट है। इन चारों के लिए लेमडा सी निकाल के देख लो, जिसके लिए मैक्सिमम है वो डोमिनेंट। ऐसे टीएम में TM11, TM12, 21, 22 ऐसे मोड दे दिया, तो उन सब के लिए भी आप क्या कर लो, लेमडा सी को कैलकुलेट कर लो, जिसके लिए मैक्सिमम आ रहा है
वो कौन सा मोड है, डोमिनेंट मोड है। ऐसे सर्कुलर वेवगाइड या सिलेंड्रिकल वेवगाइड के लिए आपको बता सकता है। ये तो मोड की बात हो गई। अभी अपन बात करते हैं, अभी थोड़े डेरिवेशन इसके अपन शुरू करते हैं। तो ये इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो अपन ने पूरी क्लास में इसमें डिस्कस कर ली। अभी देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं शुरू कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन जनरली यूनिवर्सिटीज में क्या पूछा जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन रेक्टेंगुलर वेवगाइड, define rectangular waveguide, what are Maxwell's equation for it, and solve these equations to find field components for rectangular waveguide operating in different modes। टीई भी हो सकता है और टीएम भी हो सकता है, डिफरेंट मोड्स। क्वेश्चन आपको ये है कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड को डिफाइन करना है, उसके बाद इस वेवगाइड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन लिखने हैं और फिर उन इक्वेशन को सोल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है, और उस सॉल्यूशन की हेल्प से अपन आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको फील्ड कंपोनेंट बोला जाएगा रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए। तो वो फील्ड कंपोनेंट निकालने के लिए जो मैक्सवेल इक्वेशन का अपने को सॉल्यूशन चाहिए वो आपको निकाल के बताना है। तो देखिए वेवगाइड अपन ने जो पढ़ी है, सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। वेवगाइड जनरली अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर और एक पढ़ेंगे सर्कुलर या सिलेंड्रिकल। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होती है वो अपन इस पे बात करते हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जैसे वेवगाइड की डेफिनेशन क्या थी, होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। होलो मेटेलिक ट्यूब होंगी जो आपके पास क्या होंगी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगी, वेव को प्रोपेगेट करेंगी माइक्रोवेव रीजन में। लेकिन इन होलो मेटेलिक ट्यूब का शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो शेप कैसा होगा देखिए मैं बताता हूं। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब समझना, इनका शेप जैसे ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, देखना एक तरफ का हिस्सा मैं इसका दिखा रहा हूं आपको, एक्चुअल में इनका शेप रेक्टेंगुलर नहीं होता। जैसे मैं बात करूं, ये आप इसको अगर अंदर से, इस डस्टर को अंदर से खोखला कर दो ना, आपको पता है वेवगाइड क्या होती है, होलो मेटेलिक ट्यूब। अगर मैं ये कह दूं ये मेटल है, दोनों तरफ कंडक्टर है और इसको आपने अंदर से खोखला कर दिया, तो आपको ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिखाई दे रहा है वो कैसा है, देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये क्रॉस सेक्शन आपको रेक्टेंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। होलो मेटेलिक ट्यूब होती है जिससे वेव ट्रेवल करती है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, लेंथ है उसकी a मान सकते हैं और विड्थ है वो b मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आपके पास रेक्टेंगल होता है। तो जिस वेवगाइड का क्रॉस सेक्शन आपके पास रेक्टेंगल शेप का होता है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड देखो कौन सी होती है, ये वेवगाइड जो है सिलेंड्रिकल शेप की, ये आपके पास सर्कुलर या सिलेंड्रिकल बोली जाती है। सिलेंड्रिकल तो इसके शेप की वजह से बोली जाती है, ये भी एक होलो मेटेलिक ट्यूब है, होलो मेटेलिक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल शेप की वजह से बोली जाती है। और दूसरा रीजन भी है, उसको भी मैं बताऊंगा। इसको सोल्व करने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेते हो वो लेते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम।
इसके फील्ड कंपोनेंट निकालने के लिए जो यूज में लेते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, XYZ वाला। ठीक है, इसका देखो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है। क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कुलर एरिया है या नहीं है क्रॉस सेक्शन। जैसे मैं बात करूं, ये मार्कर अगर मैं इसको अंदर से खोखला कर दूं और बाहर ये मेटल लगा दिया जाए, परफेक्ट कंडक्टर लगा दिया जाए, तो ये मार्कर का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है कैसा है, सर्कुलर। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की वजह से ये सर्कुलर वेवगाइड बोली जाती है, और सिलेंड्रिकल शेप या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से क्या बोली जाती है, सिलेंड्रिकल वेवगाइड। तो दोनों का मतलब एक ही है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डेफिनेशन अगर मैं आपके लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, द होलो मेटेलिक ट्यूब, the hollow metallic tube of rectangular shape, रेक्टेंगुलर शेप भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप या क्रॉस सेक्शन बोल सकता हूं, which is used to guide electromagnetic wave in microwave region is called रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ये तो हो गई रेक्टेंगुलर वेव गाइड की डेफिनेशन। अगर यही चीज आपको पूछे सर्कुलर या स्फेरिकल के लिए, सॉरी सिलेंड्रिकल के लिए, तो क्या बोलोगे, द होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, या फिर बोल सकते हो सिलेंड्रिकल शेप विच इज यूज टू गाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गाइड वर्ड को ध्यान में रखना, गाइड का मतलब आपकी ट्यूब की बाउंड्री डिफाइन है, उनकी जो बाउंड्री है, एक बाउंड्री के अंदर वेव प्रोपेगेट कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन माइक्रोवेव रीजन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो सबसे पहला ये इसका आंसर आपको मिल गया, रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या है। फिर अपन मैक्सवेल इक्वेशन इसके लिए डिस्कस करेंगे, और फिर उन मैक्सवेल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे, जिसको अपन फील्ड कंपोनेंट के लिए यूज में लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो ये अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन और उनका सॉल्यूशन, ये अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, और अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से शेयर करें, ताकि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक प्रैक्टिकल पेपर है, जिसको जनरली बच्चे टफ पेपर भी मानते हैं, उसकी एक बेटर आपको एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको ये फील होगा कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल आप अपनी आंखों के सामने कर रहे हो, बिना ऑपरेटर्स के मैं आपको प्रैक्टिकल का विजुअलाइजेशन दूंगा इसका, और आपको ये लगेगा कि वास्तव में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चीजें आपकी हो रही हैं। तो ये चीज मैं आपको एक अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ओके, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।